British first openly started misusing the trading privilege granted to them by the नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के नवाब ने जो उन्हें सुविधाएं दी थी उसका मिसयूज़ करना ओपनली स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश ने। When Mir Jafar could not satisfy the company with war and grant, they removed him and placed his son Mir Qasim, सन इन लो थे ये इनके, मीर कासिम ओवर द थ्रोन। अब क्या हुआ, इन्होंने जैसे सिरा इसको मीर जाफ़र को बनाया राजा, वो सोचते थे कि ये पैपेट बन के रहेगा उनका, लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र कुड नॉट व्हेन मीर जाफ़र कुड नॉट सेटिस्फाई द कंपनी के साथ उसका सेटिस्फाई नहीं था वो, विद वॉर एंड ग्रांट्स, जो उन्हें फैसिलिटीज़ दी गई थी, जो उन्हें ग्रांट्स दी गई थी, तो उससे ब्रिटिश सेटिस्फाई नहीं हुए और ना वो ब्रिटिश से सेटिस्फाई हुआ, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दे रिमूव ही, उन्होंने उनको भी पद से रिमूव कर दिया, हटा दिया। एंड प्लेस्ड, और उसके सन इन लो को, जो उनके दामाद थे मीर कासिम, उनको सिंहासन पर बिठा दिया। अंडर हिम द कंपनी वॉज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल। उसके अंडर कंट्रोल उन्होंने डिस्प्यूटेड राइट, अनेक बिना किसी कोई ऑब्जेक्शन के बंगाल में फ्री ट्रेड करने का राइट मिल गया। अब देखो, थे तो रियल में, देखो उन्होंने अपना राजा था, राजा को भी ये दिखाना था कि मैं राजा हूँ, और अपनी प्रजा की, अपने सब्जेक्ट की भी सुननी थी, सिटीजन की। लेकिन वो था किसके अंडर कंट्रोल, पूरी तरह से ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल था, तो वो ब्रिटिश की बात को भी नहीं टाल सकता था। ठीक है, इसीलिए वो बंगाल में राजा तो कौन था, मीर कासिम था, लेकिन पूरे ऑर्डर किसके फॉलो हो रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी चलने लगी थी। बट सोन द नवाब रिफ्यूज़ड फर्दर राइट। अब उस नवाब, क्योंकि उसको भी अपना राजा का रुतबा बना के दिखाए रखना था, तो जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो उसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया, तो उसने भी एक्शन लेना पड़ा इसके खिलाफ, किसके, कंपनी के। दिस लेड टू द बैटल ऑफ बक्सर। जब उसने उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दिया, अंग्रेज़ों को रोकना स्टार्ट कर दिया, तो उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध हुआ। इट रिजल्टेड इन द मीर जाफ़र बिकेमिंग द नवाब अगेन। इसमें फिर उन्होंने किसको हरा दिया, कासिम को हरा दिया, और मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बना दिया। दिस टाइम ही वॉज आस्क्ड टू पे 5 लाख पर मंथ टू द कंपनी। अब उन्होंने कहा कि वो तो सालाना 29 लाख दे रहा था, अब इसको क्या कहा कि 50 लाख आपको, आपके पास तो बहुत धन है, ठीक है, आप हमें 50 लाख सालाना दीजिए कंपनी को। बट इट वॉज इनसफिशिएंट एज द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर। अब वॉर के लिए और भी चाह रही थी कि भाई नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है तुम्हारे पास, तो और भी ज़्यादा खजाना, तो हमें जो युद्ध के लिए और भी ज़्यादा फाइनेंशियली मतलब पैसा दीजिए। व्हेन मीर जाफ़र डाइड इन 1765 द कंपनी डिसाइड टू बिकमिंग नवाब इटसेल्फ। अब उन्होंने कहा कि जब वो एक्सपायर हो गए, 1765 में डेथ हो गई, कि भाई कब तक हम ऐसे राजा बनाते रहेंगे और पपेट बनकर ये हमारे अकॉर्डिंग काम भी नहीं करते। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप ही नवाब बन गए, वो किसके, बंगाल के। सो इन ईयर 1765 द मुगल एम्परर डिक्लेयर्ड द कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल प्रोवेंसीज। तो जो मुगल एम्परर था वहाँ का, क्योंकि वो भी काफ़ी वीक थे, उसकी भी कंपनी के आगे कुछ नहीं चलती थी, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवानी का राइट दे दिया, बंगाल प्रांत के अंदर दीवानी यानी कि राज करने का ऑर्डर दे दिया। वहीं से वो ही रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, वो जैसा चाहें वैसे रूल पास कर सकते थे। द रेवेन्यू इट रिसीव्ड थ्रू दीवानी वॉज अ ग्रेट हेल्प। अब जो दीवानी के थ्रू उन्हें बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया, तो इनकी बिजनेस में काफ़ी हेल्प होगी, ना तो उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था, और इसके सिवाय उनको ही क्या मिलने लगा, वो ही बंगाल से दीवानी यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। एज दे कुड नाउ बी यूज्ड फॉर बाइंग कॉटन, और इसका यूज़ वो कहाँ करने लगे, कॉटन को और सिल्क को परचेज करने के लिए, एंड ऑल्सो बिल्डिंग फोर्ट, और उन्होंने बंगाल में अपने किले भी बनाना स्टार्ट कर दिए। यानी कि ये टाइम था जहाँ से ब्रिटिश ने रूल करना इंडिया के ऊपर स्टार्ट कर दिया था। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।